Hello everyone, you are welcome in series of rapid revision classes for the board exam. Today's topic money and credit. One is the important topic from the economics books. ये क्लास आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम. आई होप यू आर डूइंग वेल. और ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि इससे एमसीक्यू फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है उसमें 7 क्वेश्चन अकेले किससे इकोनॉमिक्स से हैं, तो आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. माइन्यूटली यू हैव टू स्टडी किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या है. तो टॉपिक का नाम है मनी एंड क्रेडिट. तो इसका मतलब फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी अबाउट द मनी, कि मनी क्या होता है. सेकंड थिंग क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब है सोर्स ऑफ लोन. सबसे पहले आप देख लीजिए मनी क्या है. मनी होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस कि आप मनी को कैसे यूज करोगे. द फर्स्ट थिंग दैट आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब मनी की बात आएगी तो आप लिखोगे इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज किससे कर रहे हो. दो चीजों से आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हो. यू परचेज एनी कमोडिटीज मींस कि मार्केट के अंदर गए, यू वांट टू परचेज एनी प्रोडक्ट, यू हैव टू पे द मनी. तो आप कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे तो उसको हम बोले हैं कमोडिटीज. दूसरा यू कैन हायर द सर्विसेज. जैसे एज एग्जांपल यू पे द बिल. कोई भी आप बिल पे कर रहे हो किसी भी सर्विसेज के लिए, जैसे आप ट्यूशन फीस पे करते हो, स्कूल फीस पे करते हो, तो दिस आर द सर्विसेज. तो मनी क्या है. इट इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद द कमोडिटीज एंड द सर्विसेज. क्रेडिट का मतलब होता है व्हेन यू बोरो द मनी. जब आप बोरो करते हो मनी दो चीजों के कंडीशन पे. पहला कंडीशन ये है कि आप कितना इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे और कितने टाइम में आप इस पैसे को रिटर्न करोगे. तो दिस इज द नोन एज द क्रेडिट. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मनी की क्या फीचर्स हैं. पहली फीचर्स ये है दिस इज द होमोजीनियस यूनिट. होमोजीनियस का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है वो इसको प्रिंट करती है एक तरह के फॉन्ट के अंदर. होमोजीनियस यूनिट. द सेकंड वन इज स्टोर द वैल्यू. ये क्या करती है, अपने में वैल्यू को स्टोर करती है. और ये नई है पुरानी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा तो पैसा है, चाहे वो करेंसी आपका 2010 का है या आपका बाद का है. पर ये ध्यान रखना कि वो लीगलाइज होना चाहिए किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा. जो मैं अभी लिख रहा हूं इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट. इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट. 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा व्हाई द मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट. और इसको प्रिंटिंग भी कौन करता है, प्रिंटिंग बाय गवर्नमेंट. प्रिंटिंग बाय गवर्नमेंट. तो आपको 3-4 बातें समझ में आ गई कि मनी की फीचर्स क्या है. द फर्स्ट वन होमोजीनियस यूनिट, स्टोर द वैल्यू करता है, ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट है, इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल. 1 मार्क का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. द नेक्स्ट थिंग ये बोलता है कि प्रिंटिंग बाय गवर्नमेंट है कि ओनली मनी कैन बी द प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन को ऑथराइज कर सकता है. जैसे भारत के अंदर कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये बोलता है जो मनी है ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है. तो जो एंशियंट टाइम पीरियड था या अर्लियर टाइम पीरियड था उसके अंदर ट्रांजैक्शन कैसे होती थी, हाउ टू द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन द अर्लियर टाइम. तो आप इसके अंदर 3 पॉइंट्स को मार्क करोगे. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द 3 मार्क्स. पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स विदाउट यूजिंग एनी कैश, दिस इज नोन एज द बार्टर सिस्टम. पर बार्टर सिस्टम का प्रैक्टिस होगा. 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द एसेंस ऑफ द बार्टर सिस्टम. व्हेन यू हैव द डबल कोइंसिडेंस. डबल कोइंसिडेंस मींस कि ऐसा प्रोडक्ट जो आपके पास है और सेम प्रोडक्ट इधर डिमांडेड बाय द अदर पीपल, और जो वही पर्सन दूसरा अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहता है. सपोज कीजिए देयर इज अ 2 पर्सन ए एंड बी. ए के पास पेन है, इसके पास पेंसिल है, इसको इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है, और बाय कोइंसिडेंस दे मेट टू ईच अदर और दे एक्सचेंज. उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम. 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एसेंस ऑफ द बार्टर सिस्टम. सेकंड दे स्टार्टेड टू यूज द प्रीशियस मेटल्स. प्रीशियस मेटल्स मींस कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स आते थे वो प्रोडक्ट परचेज करते थे और किस में पे करते थे, प्रीशियस मेटल्स में. एज एग्जांपल आपने सिल्क रूट पढ़ा होगा हिस्ट्री के चैप्टर के अंदर. उसमें हमें यही सिखाया गया कि यूरोपियन ट्रेडर्स केम इन इंडिया, दे परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडिया और चाइना, और वो क्या करते थे, हमें पे करते थे किसके अंदर, प्रीशियस मेटल्स के अंदर, जैसे सिल्वर, गोल्ड, उन कॉइन्स के अंदर पे करते थे. थर्ड वन हमारे इंडिया के अंदर जजमानी सिस्टम.
जजमानी सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर द पर्सन प्रोड्यूस सम सर्विसेज एक्सचेंज विद द गुड्स, गुड्स के बदले वो क्या करता था, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। आज भी इंडिया के कुछ रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, ईस्टर्न यूपी या फिर कंट्री साइड, बहुत रिमोट एरिया के अंदर आज भी इनको यूज किया जाता है। जैसे कि बार्बर है, कटिंग ऑफ हेयर करेगा, उसके साथ एक पैक्ट कर लिया जाता था कि 1 ईयर यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज और आफ्टर द 1 ईयर यू विल बी गिवन द फूड ग्रेन्स। तो दिस इज नोन एज द जजमानी सिस्टम। अब इन तीनों सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है? द फर्स्ट थिंग दैट कि इसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड नहीं कर सकते, अगर करोगे तो बहुत ज्यादा थ्रेट रहेगा किसका, चोरी होने का या फिर कोई दूसरे ट्रबल का। और बार्टर सिस्टम में तो डबल कोइंसिडेंस है। दूसरी बड़ी बात क्या है, बार्टर सिस्टम के अंदर जो बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, जैसे कि मेरे को पेन और पेंसिल, ये एक्सचेंज करने में इनकी वैल्यू प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए दुनिया के अंदर चेंज होते रहते हैं और एक बड़ा चेंज आया, उस बड़े चेंज को बोलते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी। ऑलरेडी उसके बारे में फीचर्स हम पढ़ ही चुके हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द करेंसी किसको इंक्लूड करता है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द करेंसी इंक्लूड करता है दो चीजों को, पहला पेपर नोट्स और दूसरा बोलता है आपके कॉइन्स जो मेटल्स के बने हुए हैं। और ये ध्यान रखना, जो कॉइन्स बनते हैं ये प्रीशियस मेटल से नहीं बनते, ये ओनली सिंपल मेटल से बनते हैं। पर खास बात क्या है कि बोथ आर द ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, नोबडी कैन डिनाई टू एक्सेप्ट द करेंसी। ये है आपका मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द करेंसी। अब बोलते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द करेंसी आने से क्या बेनिफिट्स हुआ है? पहला बेनिफिट्स ये हुआ है डिक्रीज द बार्टर सिस्टम, डिक्रीज द बार्टर सिस्टम। आज भी भारत के अंदर बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है, पर जो इसका फॉर्म है वो अब चेंज हो गया है, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, अब भी प्रैक्टिस है। जैसे कि आपने कोई मोबाइल फोन परचेज किया और आप उसको बाद में उसी पे जाके दोबारा से नया लेना चाहते हो तो उसकी कुछ वैल्यू आपको दी जाती है। सेकंड वन ये बोलता है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, एलिमिनेट द डबल कोइंसिडेंस। आज के टाइम में डोंट नीड टू फाइंड द सेम पर्सन हु नीड टू योर प्रोडक्ट और यू ऑल्सो नीड टू हिज प्रोडक्ट, जरूरत नहीं है। एलिमिनेट द डबल कोइंसिडेंस। थर्ड पॉइंट ये बोलता है इजी टू ट्रांजैक्शन। अब बहुत इजी हो गया क्या करने में, ट्रांजैक्शन, क्योंकि सिंपल थिंग इज दैट कि आपके पास मनी है और आप इस मनी से क्या कर सकते हो, कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि ना तो यहाँ पे वैल्यू को मेजरमेंट करने की प्रॉब्लम है। द सिंपल थिंग दैट कि 10 रुपीज नोट्स मीन्स 10 रुपीज है, उसको 100 रुपए तो कोई नहीं मानेगा, तो 10 रुपीज क्या रहेंगे, 10 रुपीज रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इजी टू ट्रांजेक्शन है, आप एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि पहली बात क्या है, इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट है, तो लीगली इसके पास पावर है। द सेकेंड थिंग दैट ये बोलता है नॉट इशू ऑफ वैल्यू, नॉट इशू ऑफ वैल्यू, वैल्यू का कोई इशू नहीं है। और थर्ड वन एक्सेप्टेड वाइडली, एक्सेप्टेड वाइडली, दिस इज द थिंग अबाउट दैट। अब हमारे पास इसी में टॉपिक आता है बैंक्स कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक। बैंक क्या एक इंस्टीट्यूशन है विच इज ऑथराइज्ड बाय आरबीआई, इंस्टीट्यूशन ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। तो भारत के अंदर जो बैंक्स हैं उनको लाइसेंस जो देता है वो कौन देता है, आरबीआई देता है। और बैंक क्या है, एक तरह का मीडिएटर है, किसके बीच में, दो तरह के पर्सन के बीच में। द पर्सन हु हैज सरप्लस मनी, जिसके पास क्या है भाई, सरप्लस मनी है, अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा है। और एक पर्सन को क्या है, नीड टू मनी, जिसको हम बोर बोलते हैं, नीड ऑफ मनी। तो एक पर्सन डेफिसिट है, एक पर्सन क्या है, सरप्लस है। तो बैंक इसको ऑफर देता है, यू गेट ओपन द अकाउंट एंड डिपॉजिट योर मनी, आप पैसा उसमें डिपॉजिट कर दीजिए। बैंक क्या करेगा, जो डिपॉजिट बैंक के पास है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक को बोलते हैं हम CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंक, हर एक बैंक को 15% मेंटेन करना पड़ता है, कम ज्यादा हो सकता है, इट इज डन बाय द आरबीआई। ये क्यों रखना पड़ता है कि सपोज कीजिए मेरे यहाँ पे पैसे हैं, आई वॉन्ट टू विड्रॉ माई मनी, जब मैं अपने पैसे विड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं इसको कर सकता हूं, तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ कैश होना जरूरी है। जो यहाँ पे 85% मनी बच गई, बैंक क्या करता है, इसको ऑफर टू लोन, ऑफर टू लोन। लोन किसको ऑफर करेगा, द पर्सन हु नीड टू मनी। और बैंक क्या करेगा, इससे चार्ज करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इट ऑल्सो डिसाइडेड बाय द आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करता है कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, चार्ज करना है। अब इसे चार्ज कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको क्या फायदा है,
ये कहता है कि द पर्सन हु हैड डिपॉजिटेड द मनी, इसको भी तीन तरह के फायदे हैं। पहली बात, द मनी इज सिक्योर, उसके पैसे सिक्योर हैं इन द कंपैरेटिव ऑफ होम, क्योंकि होम पे चोरी होने का खतरा है, थ्रेट टू लाइफ है, इससे बढ़िया बैंक में रखी। दूसरा क्या करता है, यू कैन विड्रॉन एनी टाइम, आप इस पैसे को कभी भी विड्रॉन कर सकते हो, किससे, बैंक से। और जब आप विड्रॉन करते हो तो उसके लिए एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है ऐसे पैसे जो आपके बैंक के अंदर है, आप उसको विड्रॉन कर सकते हो अकॉर्डिंग योर नीड्स। तीसरा क्या करता है, बैंक पे करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका पैसा बैंक में है उसके ऊपर बैंक पे करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे जो चार्ज कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एक डिफरेंस है। मैं कहता हूं कि बैंक आपको 5% दे रहा है और यहाँ पे बैंक इससे 7% कर रहा है, तो दोनों के बीच का 2% डिफरेंस है। दिस इज द इनकम ऑफ बैंक। ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ बैंक। तो बैंक है द सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द लोन बिकॉज बैंक चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपैरेटिव ऑफ, इन द कंपैरिजन ऑफ व्हाट एवर दे पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर। इसका एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू द डिपॉजिट इन बैंक, जो पैसे इन बैंक है, हाउ इट इज द बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। ये बोलता है जो डिपॉजिट इन बैंक है वो आपके देश के लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल का मतलब है कि आपको ये लिखना है कि जो बैंक में पैसे हैं और जिसको बैंक लोन दे रहा है उसका देश की डेवलपमेंट में क्या पॉजिटिव रोल है। ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई ने आपसे पूछा है। अब देखिए इसमें फायदा क्या है। इसमें सिंपल पहला फायदा तो ये है कि आप बैंक क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका मतलब पैसे हैं। आपके पास क्या कैपिटल है, कैपिटल से आप क्या कर सकते हो, टू स्टार्ट द बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट द बिजनेस वट एवर यू वांट टू स्टार्ट। सेकंड वन, टू एक्सपेंड द बिजनेस। आपके पास अच्छे आइडियाज हैं पर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल कहां से मिलेगा, आपको लोन से मिलेगा, तो आप बैंक जाइए और आप लोन ले लीजिए। तीसरा क्या करता है, टू प्रोवाइड द लोन फॉर डिफरेंट पर्पजेस, टू प्रोवाइड द लोन फॉर डिफरेंट पर्पजेस। जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति को जो लोन लेना है वो किस लिए लेना है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। यू कैन टेक द लोन फॉर द एजुकेशनल पर्पज, यू कैन टेक द लोन टू परचेज एनी इक्विपमेंट, व्हीकल्स परचेज कर सकते हो, हाउस लोन हो सकता है। इसका मतलब ये मदद करता है आपके देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए। पर सम टाइम एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछता है हाउ टू द लोन प्ले नेगेटिव रोल। सपोज कीजिए आपने लोन ले लिया पर आपका बिजनेस फेल हो गया, चांसेस दोनों तरह के हैं। आपने लोन ले लिया, आप एक बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो पर आपको इतना बेनिफिट नहीं हुआ। तीसरा, आपने जिस पर्पज से लोन लिया है वो पर्पज आपका फुलफिल नहीं हुआ। उस कंडीशन में क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मनी हुई, फर्स्ट थिंग दैट। सेकंड वन, यू हैव टू पे द मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट। द थर्ड थिंग दैट, बैंक ऑलवेज ऑफर द लोन अगेंस्ट द कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब है बिना सिक्योरिटी के बैंक लोन नहीं देगा। जब बैंक बिना सिक्योरिटी के आपको लोन नहीं देगा और आपने जो सिक्योरिटी दी है और आप बैंक के पैसे वापस नहीं कर पाओगे तो बैंक उस सिक्योरिटी को क्या कर लेगा, कन्फिस्केट कर लेगा। तो लोन हैव द बोथ रोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बैंक इसके अलावा और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपके पास मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। अब मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर तो बहुत सारे आ गए हैं, तो आप यहाँ पे 3 याद कर लीजिए। पहला, आप चेक के थ्रू कर सकते हो। चेक में क्या होता है कि आपके पास अकाउंट होना चाहिए। सिंपली बैंक विल प्रोवाइड यू वन चेक बुक, whom you want to pay, you write the name और same amount which you want to pay, but there is a one condition, जो अमाउंट आप लिख रहे हो वो आपके अकाउंट में होना जरूरी है। दूसरा, बैंक आपको सर्विसेज देता है, जिसे नॉन एज द एटीएम। एटीएम का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे आप क्या कर सकते हो, कभी भी अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉन कर सकते हो। तीसरा, आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत आ गए हैं, तो बैंक आपको डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो बिना एटीएम के और बिना चेक के। तो दिस इज द थिंग अबाउट द बैंक। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बैंक को मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। बैंक को मॉनिटरिंग करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है उसको बोलते हैं आरबीआई। क्या बोलते हैं, आरबीआई। आरबीआई इज द नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द नोन एज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। एपेक्स का मतलब है सबसे बड़ा बैंक। अब इसे एमसीक्यू फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन दो तो अभी याद कर लीजिए। आरबीआई नेवर ऑफर द लोन टू इंडिविजुअल पर्सन। आरबीआई लोन किसको देता है, बैंक्स को देता है, आपको इंडिविजुअली नहीं देता है। सेकंड वन, यू नॉट गेट ओपन द अकाउंट इन द आरबीआई। आरबीआई के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। दो बातें तो याद रखना। जब भी आरबीआई का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट यू राइट द बेसिक इंफॉर्मेशन। आरबीआई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लिखिए।
तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका एक्रोनिक है स्टैंड फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज नोन एज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। और इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, सेंट्रल बैंक है। क्या भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फेडरलिज्म चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि बैंकिंग और करेंसी बोथ आर द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट है। अब पहले तो आप लिखोगे कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिशर एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1935। फिर इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस के बाद इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जिसको हम नेशनलाइज बोलते हैं। इट वॉज डन इन 1949। फिर आप लिखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड इन द मुंबई, और पहले इसका जो हेडक्वार्टर होता था वो कोलकाता के अंदर होता था। फिर इसका एक हेड होता है हु इज द नॉन एज द गवर्नर बैंक, गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी कौन है, शक्तिदास कांत है। शक्तिदास कांत है। इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन से करता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आप इतनी इंफॉर्मेशन तो जरूर लिखिए, सब मैंडेटरी। अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन लिखी तो आपका टीचर, जो भी आपका चेकर ऑफ द आंसर शीट होगा, वो बहुत खुश होगा कि बच्चे को एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज के साथ साथ एक्सटेंड नॉलेज भी आए। अब देखिए ये फंक्शन क्या करता है, इजी से आप 4 या 5 फंक्शन जो आपको लगता है वो याद कर लीजिए। तो इसका जो फंक्शन है, पहली बात, इट गिव्स द लाइसेंस टू बैंक। जितने भी आपके बैंक हैं सबको जो लाइसेंस देता है, रिकग्निशन देता है। अगर कोई रिकग्निशन कैंसिल करनी है या कोई डिस्प्लेशनरी एक्शन लेना है, वो सारा कौन लेता है, आरबीआई लेता है। एक्शन ऑन बैंक बाय आरबीआई, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, आरबीआई क्या करता है, प्रिंट करता है, प्रिंट द करेंसी। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि करेंसी के 2 फॉन्ट याद कर लीजिए, एक है आपका 1 रुपीस और दूसरा बोलता है 1 रुपीस के अलावा जो भी बच गए अदर आपके। ये सारे करता है आरबीआई बिहाफ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 रुपीस कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, और इसके ऊपर साइन किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। बस ये ध्यान रखना, हु इशू द 1 रुपी करेंसी इन द इंडिया, इट इज डन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, साइन बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट वन ये बोलता है कि ये रेगुलर चेक करता है, रेगुलर चेक द स्टेटमेंट्स, चेक द स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स होती हैं बैंक की उनको रेगुलर चेक करता है। इन स्टेटमेंट में 2 चीजें देखता है, क्या ये मेंटेन कर रहे हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और सेकंड वन इनकी लोन डिटेल्स देखता है कि जो लोन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सारे अमीर व्यक्तियों को लोन दिया है या गरीबों को दिया है या ओनली कमर्शियल पर्पज के लिए दिया, एजुकेशन के लिए, सबको चेक करता है। साथ में आरबीआई क्या करता है, हमारी मॉनिटरिंग पॉलिसी बनाता है। मॉनिटरिंग पॉलिसी क्या करती है कि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब महंगाई को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको कम करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं। अभी तो इतना ही समझिए कि बेसिकली 4 जो मेन फंक्शन है दे आर द परफॉर्म बाय द आरबीआई। हमारा करेंसी वाला पोर्शन ऑलमोस्ट डन है, इतना ही आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंड पोर्शन, इसके अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, क्रेडिट। अब क्रेडिट के बारे में जब आप स्टडी करोगे तो वी फाइंड दैट कि क्रेडिट मींस लोन, और क्रेडिट के लिए हमारे पास 2 तरह के सोर्सेस हैं। पहले सोर्सेस को बोलते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ज्यादातर एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है, इसी से 1 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम आउट करता है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, ऐसा सोर्स ऑफ क्रेडिट जो आपकी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। और दूसरा कौन सा है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मींस जो नहीं करता है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का या इसका दोनों का क्या आता है, कंपैरिजन आता है। या क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू टेक ए लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो हम इसके अंदर पहला जो पॉइंट लिखेंगे, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मींस द सोर्स ऑफ क्रेडिट विच फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन भेजती है उसको ये फॉलो करता है, रूल एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट। इसके अंदर ये क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस हैं। इफ यू वांट टू टेक ए लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यू हैव टू फॉलो द 3 कंडीशन। पहला,
यहाँ पे जो कोलेटरल है, सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, ये मैंडेटरी है। अगर आप इसे लोन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी फॉर्म देना पड़ेगा, जैसे कि आपके हाउस पेपर हो गए हैं, आपके प्लॉट के हो गए, एग्रीकल्चर लैंड के हो गए हैं, गोल्ड हो गया, कुछ भी देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट आपको ये लोन करेगा। दूसरा इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर ये होता है कितने आपने अमाउंट लिया है, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है, ये सारी बातें इसमें होंगी। और अगर पे नहीं करोगे तो क्या बैंक के पास राइट्स हैं अपनी मनी को वापस लेने के लिए। तीसरा इसके अंदर होता है मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आपने जो पैसा लिया है उसको वापस कैसे करोगे, आप मंथली करोगे, क्वार्टरली करोगे, ईयरली करोगे, वो सब कुछ इसके अंदर स्पेसिफिक होता है। इसके जो एग्जाम्पल है दो याद रखिए, पहला एग्जाम्पल रखिए बैंक्स, और दूसरा आप याद रखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये दो बड़े सोर्सेस है भारत के अंदर जिनको हम कहते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर इंक्लूड करोगे। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या लिखोगे, द सोर्स ऑफ क्रेडिट व्हिच नॉट फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। यहाँ पे कोलेटरल, यहाँ पे लिखो कोलेटरल इज नॉट ए मैंडेटरी, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशन। अगर आपके दोस्त के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, यू कैन टेक द लोन विदाउट द कोलेटरल। डॉक्यूमेंटेशन इज ए नॉट मैंडेटरी, मोड ऑफ रीपेमेंट इज नॉट ए स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक नहीं होता है। पर यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है इन द कंपैरेटिव ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, डेबिट ट्रैप के। डेबिट ट्रैप का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप अनेबल टू रीपे द लोन, आप लोन को वापस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल कौन होगा, जैसे मनी लेंडर्स हो गए। सेकेंड इसका एग्जाम्पल कौन होगा, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, इन दोनों को छोड़ के। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू फॉर्म के अंदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है और कौन सा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि हमारा जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है, और भारत के अंदर बेसिकली दो तरह के एरिया है, एक एरिया कौन सा है, रूरल, और दूसरा कौन सा है, अर्बन। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट कि जो रूरल एरिया के पीपल है वो लोन कहां से ज्यादा लेते हैं, अर्बन वाले कहां से लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूरल को, दूसरा कौन सा है भाई, अर्बन है। रूरल के अंदर बेसिकली 90% पीपल टेक द लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लेते हैं। 10% किससे लेते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से। यहां पे बोलता है कि 85% पीपल टुक ए लोन फ्रॉम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑलरेडी वी स्टडी अबाउट दैट कि इफ यू टुक ए लोन, अगर आपने लोन किससे लिया है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लिया है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, कम लेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग पॉलिसी होती है, जैसे कि ड्यूरिंग द कोविड-19 बैंक के जो रेपो रेट थे उनको कम कर दिया गया था। इससे फायदा किसको मिला था, जिन लोगों ने वहां से लोन लिए हुए थे। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये लोन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से क्यों लेते हैं, व्हाई, उसका रीजन क्या है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन। तो यहाँ पे बेसिकली 3 रीजन आते हैं। पहली बात तो बैंक्स आर नॉट अवेलेबल, बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन द रूरल एरिया। जो रूरल एरिया है वहां पे बैंक्स अवेलेबल नहीं है, कुछ एरिया में है पर जो रिमोट एरिया है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया है, वहां पे बैंक्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके पास कोई सोर्सेस नहीं है कि लोन कहां से ले। सेकेंड वन, दे हैव द फियर फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, फियर फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा का सारा इंग्लिश में है और बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म है, मतलब रूल्स ज्यादा लिखे हैं, आपको बहुत ज्यादा साइन करने पड़ते हैं। और ऐसा रूमर रहता है कि बैंक से अगर लोन लिया तो बैंक आपका जो भी कोलेटरल आप दे रहे हो उसको कन्फिस्केट कर लेगा। तीसरा, दे हैव द लैक ऑफ कोलेटरल, उनके पास क्या नहीं है भाई, कोलेटरल नहीं है। क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जिनके पास अपनी जमीन है, दे आर कॉल्ड टू द लैंडलॉर्ड्स, और ज्यादातर वो लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनके पास अपना घर है पर उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, उसकी वजह से दे डोंट हैव द कोलेटरल, और विदाउट द कोलेटरल बैंक विल नॉट ऑफर द लोन। अगर यही मैं बोलूं, और एक और पॉइंट लिख सकते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर किसी के पास क्या है, कोलेटरल भी है पर उसके पास क्या, लैक ऑफ अवेयरनेस है, दे डोंट नो व्हाट इज द बेनिफिट टू टेक ए लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। उनको लगता है
कि बैंक बड़ा प्रोसीजर करेगा और लॉन्ग टाइम प्रोसेसिंग कर देगा, और रूरल एरिया के अंदर वो चाहते हैं कि हम जाएं और पैसे मिल जाएं। वो पॉसिबल है कहां पे? ओनली इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर। अर्बन के लोग क्यों लेते हैं? बिकॉज बैंक्स आर द अवेलेबल, दे डोंट फियर फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, ऑलरेडी दे नो दैट कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, और वो एजुकेटेड भी हैं इन द कंपैरेटिव ऑफ द रूरल एरिया, वो सारा उसको स्टडी कर लेते हैं। और दे हैव द कोलेटरल, क्योंकि शहर के अंदर जो लोग रहते हैं जहां उनका घर है वो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, और दे आर द अवेयर टू टेक अ बेनिफिट फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड टू एक्सटेंड, आपको इसको एक्सटेंड करने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं नीड टू एक्सटेंड करने की 3 वजह से जरूरत है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को। पहली बात क्या है कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो क्या पे करता है? लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है। लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा तो डेफिनेटली जिस पर्सन ने पैसे लिए हैं उसको बेनिफिट होगा। सेकंड पॉइंट ये क्या बोलता है यहाँ पे लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद कि इफ यू हैव टेकन द लोन, तो इस कंडीशन में क्या है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। कई बार गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है कि जो गरीब लोग हैं उन्होंने लोन लिया हुआ है या उनको लोन सस्ता मिलेगा, चिपर रेट पे मिलेगा, और कई बार तो गवर्नमेंट लोन को वेव कर देती है, वो आपने बहुत बार सुना होगा। तीसरी बड़ी बात क्या है, उनको सेव किया जा सकता है किससे? फ्रॉम डेबिट ट्रैप से, क्योंकि डेबिट ट्रैप के ज्यादा जो मैक्सिमम चांसेस हैं जहां पे वो अनेबल टू रीपे द लोन करता है वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में करता है। इन द कंपैरेटिव ऐसा नहीं है फॉर्मल में नहीं है, फॉर्मल में भी है, पर जो ज्यादा चांसेस है वो कहां पे? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर है। अब बड़ी प्रॉब्लम रूरल की कौन सी है भाई? वही है, कौन सी? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेंगे दे शुड हैव द कोलेटरल, उनके पास क्या होना चाहिए? कोलेटरल होना चाहिए, और इनके पास क्या नहीं होता है? कोलेटरल नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया, इसका नाम है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर द रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बनाया। नबार्ड ने एक 1991-1992 के अंदर एक आइडिया दिया, उस आइडिया को बोलते हैं SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है, पहले आप अपना एक ग्रुप बनाइए, उसको बोलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फिर क्या होगा, आपकी बैंक ऑफर करेगा लोन विदाउट द कोलेटरल। कैसे करेगा? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला। सबसे पहले तो हम इसकी फंक्शनिंग देखते हैं, फंक्शनिंग कैसे होगी। फंक्शनिंग के अंदर पहला पॉइंट आप लिखोगे देयर इज अ ग्रुप ऑफ द 15 to 20 मेंबर्स। इसमें क्या होता है? ग्रुप होता है किसका? 15 to 20 मेंबर्स। और सबसे बड़ी बात, दे आर नॉन टू ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते हो, ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद क्या होगा? दे हैव द अकाउंट इन द बैंक, उनका एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, जॉइंट अकाउंट, कहां पे? बैंक के अंदर। किसके नाम से? SHGS के नाम से। एक और याद रखना, जो भी डिसीजन है वो सारे के सारे कौन ले सकते हैं? ओनली मेंबर ले सकते हैं, अपने ग्रुप से रिलेटेड मेंबर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे कि दे हैव द रेगुलर मीटिंग्स, उनकी क्या होंगी? रेगुलर मीटिंग्स होंगी मंथली, और इस मीटिंग्स के अंदर क्या करेंगे? वो अपना मंथली कुछ सेविंग करेंगे, जैसे कि 500 रुपीज पर मेंबर हो गए, 20 मेंबर हैं तो 20 इंटू क्या कर दिया हमने? 500, तो 10,000 हो गए, 10,000 वो उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दें। आफ्टर 1 and 2 year when they have the regular saving, regular meeting, तो बैंक क्या करेगा? ऑफर द लोन, ऑफर द लोन, और ये लोन किसको दिया जाएगा? एज ए इंडिविजुअल मेंबर को, एज ए इंडिविजुअल मेंबर को। अब बोलता है इसके बेनिफिट क्या है? देखिए पहला तो बेनिफिट ये है कि जो रूरल एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ द कोलेटरल। यहां पे बैंक लोन ऑफर करेगा विदाउट कोलेटरल, विदाउट कोलेटरल, दिस इज द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड क्या होगा? ये चार्ज करता है लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये डेबिट ट्रैप से बच जाएंगे, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहां पे क्या है? इजी मोड ऑफ पेमेंट है, इजी मोड ऑफ पेमेंट, क्योंकि आप मंथली डिसाइड कर सकते हो, जैसे भी है वो आप मंथली कीजिए, क्वार्टरली कीजिए, हाफ ईयरली कीजिए, वो बैंक के साथ सेटलमेंट होगा। नेक्स्ट थिंग ये क्या बोलता है कि इससे क्या होगा? स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी, स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी, क्योंकि गांव के अंदर कुछ लोगों के पास अपना हैंडीक्राफ्ट है, उनके पास कुछ नॉलेज है, वो उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई अपनी शॉप ओपन करना चाहता है, या कोई अपना हाथ से काम करने वाला कोई भी प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करना चाहता है, दे नीड टू द कैपिटल, और कैपिटल उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं है, पर एसएचजी से क्या मिलेगा? कोलेटरल, तो स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि इट इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द वीमेन, स्पेशली किसके लिए बेनिफिशियल है? वीमेन, क्योंकि रेगुलर मीटिंग से क्या कर सकती है? दो चीजें कर सकती हैं। फर्स्ट वन, दे कैन इशू द
जो उनके साथ इश्यूज हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर उनके साथ डोरी है, और साथ में जब वीमेन की रेगुलर मीटिंग होगी तो उससे अवेयरनेस बढ़ेगी आपस में। तो दिस थिंग यू कैन राइट इन योर question if the question about explain the functioning of SSG, how the SSG help the problem of the collateral in the rural area। तो 4-5 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोल ऑफ द बैंक वाला है, एक फीचर्स ऑफ द मनी है, सेकंड है हाउ टू द लोन प्ले पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल, और आरबीआई के फंक्शन हो गए, और डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और सबसे लास्ट का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने पता नहीं कितनी बार पूछा है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो दिस इज द थिंग अबाउट दिस क्लास, यू प्रिपेयर वेल, और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, आपको नोट्स असाइनमेंट सब कुछ आपको मिलेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।